You're a superhero. गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली क्लास 11th एंड 9th के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्लास 11th का ये सीरीज चलेगा। 9th के भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं इसको देख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है, बस थोड़ा सा जो है इसमें डिटेलिंग थोड़ी बढ़ चुकी है, ठीक है, चैप्टर में। जैसे ये फिजिक्स का हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं क्लास 11th, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वही चैप्टर आपका जो क्लास 9th है वो मोशन नाम से दिया हुआ है। यहाँ पे जो है उसी मोशन को 2 चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है क्लास 11th में। एक चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, वो नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लास 9th में है तब भी ये दोनों चैप्टर देख सकते हैं, और 11th में है तब तो आपका ये सिलेबस ही है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब एक इंट्रोडक्शन हो गया कि किन किन लोगों को ये लेक्चर देखना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पहले तो चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या कहना चाह रहा है? चैप्टर में बात हो रही है मोशन की, यानी गति की। कोई चीज़ क्या है, मूवमेंट शो कर रही है, मोशन जानते हो। स्ट्रेट लाइन मतलब ये चैप्टर में हम डील करेंगे केवल स्ट्रेट लाइन में जो भी कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन कर रही है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जो मोशन इन ए प्लेन मतलब समतल, तो समतल में कैसे मोशन होगा उसके बारे में। तो इसमें क्या आ जाएगी, प्लेन से मतलब आ जाएगा आपका जो एक्स वाई एक्सिस आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस एक प्लेन बनाएगा, ठीक है, जिसमें क्या करेगा, मोशन करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। इसमें कोई एक्सिस नहीं है, कोई एक्स नहीं है, कोई वाई नहीं है, इसमें केवल स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है। तो चैप्टर का नाम इसमें समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रेट लाइन में गति के बारे में इसमें हम डील करेंगे। प्लेन में जो है एक्स वाई एक्सिस, अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है प्लेन में कैसे एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, क्या है, कैसे डिफरेंट है, तो जब प्लेन पढ़ाएंगे मोशन इन ए प्लेन तब डिफरेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन और प्लेन में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए बस समझ जाइए, स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन करेगा उससे चैप्टर ये जो है डील करेगा, उससे रिलेटेड जो है इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स को ब्रेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बुक जो है ये NCERT बुक है, ठीक है। अगर आपके पास किसी और पब्लिकेशन की बुक है तो बेसिकली सारे जितने भी पब्लिकेशन जो बुक बनाते हैं वो NCERT बेस्ड ही होती हैं, ठीक है। NCERT का ही कंटेंट होता है, बस उसको थोड़ा सा वो अपने वे में जो है, जो राइटर है अपने वे में बना देता है। कंटेंट जो है, टॉपिक्स जो है यही रहते हैं, ठीक है। तो NCERT के बुक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसके स्कूल में जैसी भी बुक्स चल रही हों वो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि NCERT बेस्ड ही सबका सिलेबस होता है। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो पहली लाइन दे रही है, मोशन इज़ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। मोशन क्या है, यूनिवर्स में कॉमन है, ठीक है, सभी के लिए क्या है, मतलब सभी बहुत कॉमन चीज़ है, सभी इसके बारे में जानते होंगे। यूनिवर्स में हर जगह जो है मोशन कॉमन है, मतलब हर जगह यूनिवर्स में मोशन जो है डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चाहे आप जो साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, वो मोशन, पैदल चल रहे हैं वो भी एक मोशन है, ठीक है। फुटबॉल जो है पैर से किक कर रहे हैं तो वो भी मोशन कर रही है, ठीक है। जो आपकी अर्थ है वो भी मोशन कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। जो आपके मून है, जो सैटेलाइट है वो भी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो आपकी एयर है उसके पार्टिकल्स भी मोशन कर रहे हैं, ठीक। वी वॉक, रन एंड राइड ए बिसाइकिल, ठीक है, दे दिया कि हम टहलते हैं, भागते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब मोशन है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, ठीक है। अभी एयर की मैंने बात की थी
लेकिन हम तो वही बोल रहे हैं, अगर हम सो भी रहे हैं तब भी जो है एयर क्या करती है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो अंदर जाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ब्रीद आउट करते हैं तो एयर के पार्टिकल यानी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल बाहर आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ आवर लंग्स। रेस्पिरेशन अगर पढ़े होगे 7th में, तो ये सारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किससे होता है, लंग्स के थ्रू होता है, पता ही है आपको, फेफड़ों के थ्रू। ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, अब बॉडी में ही बिल्कुल घुस गए, बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, सारे सेल्स तक ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है, वो ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो हमको पता है आर्टरी जो है, जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं, ये क्या करती है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। कैसे ब्लड का, ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफ़र करती है। अब ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हो 7th 8th क्लास में, ठीक है। और जो वेन है वो क्या, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड को इधर से, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं अपने, ठीक है, ठीक है, आपके शिप्स आ जाती हैं, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं शिप्स, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं आपके जो है एरोप्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है, और लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका जो है रेलवे आ जाता है और रोड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, चीज़ों को या किसी कोई पर्सन अगर एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ट्रांसपोर्ट, यातायात हिंदी में बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे सेल्स तक पहुंचाना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आर्टरीज यूज़ होगी, धमनी जिसको बोलते हैं हिंदी में। और जब एनर्जी बना देगी ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच के, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी एक्सेल करना है, बाहर भी निकालना है, तो उसके लिए क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, जिनको सिराएँ बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, ठीक है, बस सिराएँ बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं लंग्स तक, और लंग्स से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। कैसा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, से फिल्ड ब्लड, ठीक है, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। डी मतलब डिलीट, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जिसमें से डिलीट हो गया हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं ये डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें कि रिवीजन भी थोड़ा हो जाए पिछली क्लासेस का, ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, ठीक है, पत्तों को गिरते हुए देखते हैं पेड़ से, तो वो भी मोशन है। वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, कहीं पे डैम बना हुआ है, डैम मतलब बंधा बोलते हो आप लोग अपनी लैंग्वेज, बांध बोलते हैं हिंदी में, तो ये क्या है, बांध बना दिया जाता है रिवर्स पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए या कैनाल नहर निकलवाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से डैम जब खुलता है तो उसमें से पानी आता है, ठीक है, तो वो भी मोशन कर रहा है भाई, जब डैम खुल रहा है पानी गिर रहा है वो भी मोशन है। फ्लोइंग डाउन ए डैम, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर व्हीकल्स आते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल में आप के क्या आ जाएंगे, व्हीकल्स आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपका बाइक आ गई, कार आ गई, ठीक है, टेम्पो आ गया, ट्रक आ गया, ठीक है, ये सब इसमें ऑटोमोबाइल के अंदर आते हैं। प्लेन्स, ठीक है, प्लेन भी क्या है, एरोप्लेन है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट वाला एक जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये प्लेन, ठीक है, एरोप्लेन। और ये रोड ट्रांसपोर्ट वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में कई सारे एग्जाम्पल, कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको, लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, वस्तुओं को भी इधर से उधर ट्रक लेके जाता है ना, लोड कर करके, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स, ठीक है, जो अर्थ है 24 आवर में वो क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। अगर मान लीजिए इंडिया का, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, कोई स्फेयर वाली चीज़ रहती तो दिखा देते, रोटेशन जानते होगे वैसे तो, इतना तो बहुत कॉमन चीज़ है रोटेशन, मतलब मान लेते यही अर्थ है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे अगर इंडिया है तो ये जो है अर्थ रोटेट करती रहती है, इंडिया फिर दोबारा 24 घंटे बाद इस पोजीशन पे आएगा। मान लीजिए इधर कहीं सन है आगे इसके, तो सन के सामने अभी अर्थ है, ठीक है, तो 24 घंटे बाद ना फिर आएगा सन के सामने, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अभी अगर दोपहर के 1 बज रहे हैं तो फिर से दोपहर के 1 कब बजेंगे,
अब से 24 घंटे बाद, अगले दिन 24 घंटे, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से उसमें भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अर्थ क्या, रोटेशन वाला मोशन, मूवमेंट कर रही है, ठीक है। 24 आवर्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन ए ईयर, ठीक है। साल में एक बार एक चक्कर मार लेती है अर्थ जो है हमारी सन के, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं बीच में, मान लीजिए इस पॉइंट पे सन है, तो ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो क्या करेगी, यहाँ से घूम के यहाँ तक वापस आएगी, ठीक है। ये जो मोशन करेगी इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और इसमें समय कितना लगता है, 1 ईयर, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर, एग्जैक्टली 1 ईयर नहीं लगता है, क्योंकि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है, ठीक है, लीप वर्ष आ जाता है। क्योंकि जो आपके एक साल में, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ जो है हर एक चक्कर टोटल 365 डेज में नहीं लगाती है, 365 डेज और अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स। 6 आवर्स भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मतलब एग्जैक्टली नहीं है, मतलब टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं है, 5 आवर्स 48 मिनट्स 47.5 सेकेंड, ऐसे एग्जैक्टली कुछ है, चेक कर लेना गूगल पे। तो इतना टाइम लगाती है। तो ये जो 5 आवर है, या इसी को हम 6 कर लेते हैं, यही 6 आवर क्या हो जाता है, जब 4 साल हो जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, हर साल में 6 आवर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 4 साल जैसे ही बीतेगा तो 6 × 4 24 आवर्स बन जाएगा, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा लीप ईयर में जुड़ जाता है, ठीक है। अगर ये समझ पा रहे हो इस चीज़ को, अगर इस पॉइंट को समझ पा रहे हो, तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो 365 दिन और 6 घंटे और लगते हैं एक चक्कर लगाने में। तो इसीलिए बोलते हैं, फिर जो लीप ईयर आता है तो उसमें बोल देते हैं कि 366 दिन का ये होगा, ठीक, क्योंकि हर एक साल बाद फिर सीजन रिपीट होता है ना, उसकी वजह से, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका, आई होप यू गॉट इट। द सन इटसेल्फ इज़ इन मोशन इन द मिल्की वे। अच्छा, अब देखो केवल अर्थ मोशन नहीं कर रही है, सन भी मोशन कर रही है मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी में बीच में क्या होता है, एक ब्लैक होल होता है, ठीक है। किसी भी गैलेक्सी में, जैसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, सन मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है, और उस स्टार के अराउंड जो एक प्लेनेट है अर्थ, उस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, ठीक है, और वो गैलेक्सी मिला के फिर यूनिवर्स बना देती है, ठीक है। तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, क्यों, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी में ही सन पाया जाता है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में मान लीजिए कहीं पे बीच में ब्लैक होल है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे जो है ये मतलब वैसे तो कई सारे स्टार हैं, लेकिन सन एक ऐसा स्टार है जिसके अराउंड कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक अर्थ है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वहाँ पे हम रहते हैं। अब हम मतलब और भी कहीं पे लाइफ पॉसिबल हो रही हो तो हमको नहीं पता, हमको बस यही पता है कि यहाँ पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, लेकिन कहीं हो रही हो तो पता नहीं, ठीक है, वो तो साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता चला है। तो बाकी स्टार इसके और अराउंड और भी कई सारे स्टार हैं, लेकिन यही एक स्टार है जिसके अराउंड एक प्लेनेट अर्थ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और ये जो स्टार्स हैं वो क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं, ये सब मोशन करते रहते हैं किस तरफ, मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ, ठीक है। इनमें करोड़ों साल लगते हैं मोशन में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करोड़ों साल लग जाते हैं, धीरे धीरे बहुत मोशन कर रहे हैं, और करोड़ों साल बाद कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि ये मोशन करते करते मतलब ऐसे जैसे अराउंड चक्कर लगाता रहता है ऐसे करके, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ऐसे चक्कर लगा के यहाँ, तो इसी तरीके से चक्कर लगाते लगाते एक बार घुस जाएगा किस में, ब्लैक होल में, ठीक है। इस ब्लैक होल में जैसे ही गया तो लाइफ क्या हो जाएगी, ख़त्म, क्योंकि सन जाएगा तो सन के जो प्लैनेट्स हैं वो भी साथ में जाएंगे ब्लैक होल में, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो केवल अर्थ ही मोशन नहीं कर रहा है, आपका सन भी मोशन कर रहा है, ठीक है, जो कि अर्थ सन के अराउंड मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, जो मून है वो अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जो सन है वो ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी में। ये पूरी गैलेक्सी है, इसमें और भी कई सारे स्टार हैं जो वो भी सेम काम कर रहे हैं, वो भी मोशन कर रहे हैं, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे जब ब्लैक होल में चले जाएंगे। विच इज़ अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, विच इज़ अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज,
ठीक है। अच्छा, मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसके अराउंड और भी कई सारी गैलेक्सी हैं जो कि क्या कर रही हैं, वो भी मोशन कर रही हैं किसी की और मतलब यूनिवर्स में मोशन कर रही हैं। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में, क्योंकि यूनिवर्स में कई सारी और गैलेक्सी भी हैं, तो ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है और इसके अराउंड और भी सारी गैलेक्सी है, ये भी मोशन में है। ठीक है, तो कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है हमारे यूनिवर्स में। ठीक, मोशन, अब देखते हैं, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अच्छा, अब मोशन की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई जा रही है कि मोशन है क्या। तो मोशन को बता रहे हैं, मोशन जो है चेंज इन पोजीशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में मोशन पता करना है कि उसने मोशन किया कि नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे उसने पोजीशन चेंज की है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, आप, ये आप नहीं है भाई क्या बन रहा है, ठीक है, आपको बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक, मान लेते हैं खरगोश खड़ा है। ठीक है, खरगोश पता नहीं कैसा बन रहा है। ठीक है, एक खरगोश है, चूहा है, जो भी है, खरगोश है। तो आपने अपने आप को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया। अभी समझेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आप अपने को स्टैटिक करके देख रहे हो। ठीक है, अपने को फ्रेम ऑफ, या किसी और चीज़ को भी मान सकते हो, या यहाँ पे आपके और इसके बीच में एक पेड़ है, उसको भी क्या मान सकते हो, इसको भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। ठीक है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है कि नहीं टाइम के साथ। आपने देखा कि 10 मिनट बाद अगर इसकी पोजीशन यहीं पे है तो ये रेस्ट पे है, ये कोई मोशन शो नहीं कर रही है। लेकिन 10 मिनट बाद देखते हैं, मतलब किसी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। जैसे पेड़ है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब ऑल दो वो भी मोशन कर सकते हैं, हम उसको काट के इधर उधर लेके चले जाएं तो वो भी मोशन कर लेगा, लेकिन वैसे तो क्या रहता है रूट में, मतलब एक जगह स्टैंड ही रहता है और स्टेशनरी रहता है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये यहीं पे रहता है, टाइम कुछ बीत भी जाता है, 10 मिनट हो गए, ये यहीं पे है, तो हम बोलेंगे कि ये रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि ये पेड़ से पहले जो था 10 मिनट पहले यहाँ था, अब जो है ये यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पहुँच चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो खरगोश, रैबिट है या चूहा जो भी है, ये मोशन में है। ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये बड़ा डिपेंड करता है। अब मैं पेड़ नहीं रहता, अपने आप कोई स्टेशनरी करके देखता कि हाँ भाई जो है इसकी पोजीशन में मेरे से पहले ये इतना दूर था, अब जो है ज़्यादा दूर हो गया कुछ समय बाद, तो ये वही मोशन इसने किया है, ये मोशन मतलब मोशन हुआ है यहाँ पे। ठीक, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मान लीजिए, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं चीज़ों को, अगर ऑब्जर्व करें। मोशन को डिटेक्ट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू का बड़ा रोल है। ठीक है, कोई चीज़ आपको रेस्ट में भी लग सकती है अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है गलत है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होना चाहिए उसके मोशन को देखने के लिए अगर वो नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो मोशन में है कि नहीं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं खड़ा था, ठीक है, अब मेरे रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था XYZ, यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है। ठीक, खरगोश छोड़ो, अजीब फिगर बन रहा था। ठीक है, कोई बॉल रखी हुई है, तो मैं देखता हूँ टाइम के साथ वो बॉल यहीं पे रखी हुई है, तो मैं बोलूँगा कि भाई रेस्ट में है, नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली यही कहूँगा। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि आपको लग रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअल में तो वो रेस्ट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे भी है ये ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे भी ये ह्यूमन है, ठीक है, मैं हूँ, कोई भी है जो देखने, ऑब्जर्वर है जो देखने वाला है, वो है तो एक्चुअल में अर्थ पे ही ना, अर्थ की चीज़ों को ही ना ऑब्जर्व कर रहा है। तो अर्थ पे जब ऑब्जर्व कर रहा है तो एग्जैक्टली ये जो बॉल है ये भी अर्थ के ऊपर है और बंदा भी अर्थ के ऊपर है,
तो एग्जैक्टली दोनों सेम टाइम मतलब सेम टाइम में अर्थ जैसे मूवमेंट कर रही है, अर्थ रोटेशन भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है। तो रिवॉल्यूशन से तो उतना फर्क, रोटेशन तो कर रही है ना अर्थ, ठीक है। तो रोटेशन जब कर रही है तो उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, पेड़ है, आप हो, बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो भी तो वहाँ पे मोशन में है, एक सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है क्योंकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं पा रहे हैं। हम अपने कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और अपने से देख रहे हैं कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं उसकी पोजीशन में, तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही एक ही प्रोपोर्शन में, एक ही साथ मोशन में है, क्योंकि हम दोनों अर्थ के ऊपर हैं। अर्थ जिस हिसाब से मोशन कर रही है, अगर बॉल आगे जा रही है तो मैं भी आगे जा रहा हूँ, तो मुझे उसकी पोजीशन में मेरे रेस्पेक्ट में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊँगा कि वो मोशन में है कि नहीं। लेकिन अगर मैं स्पेस में जाके देखूँ चीज़ों को, ठीक है, स्पेस में जाके देखूँ चीज़ों को, अर्थ की चीज़ों को, तो मुझे पता चलेगा कि अर्थ रोटेट हो रही है और अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें वो भी रोटेट हो रही है, वो भी मोशन में है। तो वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बॉल होगी उस समय ये मोशन में होगी, ये जो आदमी होगा ये भी मोशन में होगा, जो ऑब्जर्वर है ये भी मोशन। लेकिन यहाँ पे ये भी रेस्ट में, स्टेशनरी है या रेस्ट में है, और बॉल भी रेस्ट में है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के आपस में इसके रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में बॉल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन वैसे तो चेंज आ रहा है पोजीशन में, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, देखना पड़ेगा वैसा। तो आई होप ये जो है पॉइंट आपको बड़ा क्लियर हुआ हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, कि मोशन क्या है, ठीक है। ये छिप ही गया बिल्कुल, ठीक है, 1 मिनट, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में बता रहा है, आगे पढ़ते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगा कि ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती कैसे है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। फॉर दिस वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये चैप्टर जब आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा तो हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे, मेन इस चैप्टर में वेलोसिटी हमको पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा, ठीक है। क्या होती है अभी बता दूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, जब आएगा तभी उसको डिटेल में वहीं पढ़ लेंगे दोनों चीज़ें। वी शैल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमको लिमिटेड रहना है, कन्फाइन रहना है स्ट्रेट लाइन में मोशन को, ठीक है। हमको प्लेन में मोशन नहीं पढ़ना है अभी, हमको केवल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लाइन मतलब रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में मोशन। फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब क्या है कि रेक्टिलिनियर मोशन हो रही है और यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, ठीक है। तो नहीं इसमें दिया है यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा दोनों चीज़ का, और ये जो रेक्टिलिनियर तो आपको पता है, ये जो पहली चीज़ है वेलोसिटी, दूसरी चीज़ है एक्सेलरेशन, तीसरी चीज़ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू अभी ले लेते हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कई सारे ऐसे ही वर्ड आ जाएंगे तो बीच में आप ब्लैंक हो जाऊंगा, मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ, छूटे ना कोई चीज़। वेलोसिटी क्या है, अभी के लिए वेलोसिटी ना समझिए, आप स्पीड जानते होंगे, तो अभी के लिए आप स्पीड समझिए, वेलोसिटी मैं बाद में बता दूंगा। जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, स्केलर पढ़ाऊंगा, तब मैं वेलोसिटी बता दूंगा। अभी के लिए स्पीड समझ जाइए। कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है, कोई भी हम मोशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है उसका रेट क्या है, ठीक है, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। कितने रेट से हमने ट्रेवल किया है, हमने बाइक से गए हैं, हम पैदल गए हैं, कार से गए हैं, तो कितनी स्पीड से गए हैं, 70 किलोमीटर पर आवर से गए हैं, 80 किलोमीटर पर आवर से गए हैं, ठीक है। कितनी स्पीड से मतलब कितना डिस्टेंस हमने जो ट्रैवल किया है उसका रेट क्या है। रेट का मतलब क्या है, जैसे हम किसी चीज़ का पूछते हैं ना दुकान पे जाके कि रेट बताइए,
तो वो क्या बताता है, 10 किलो का बताता है दाम, कितने का बताता है, 1 किलो का बताता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो रेट का मतलब है, ठीक है, कितने रेट से आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे रेट का मतलब है क्योंकि हर चीज़ हम यूनिट में बताते हैं, पर यूनिट बताते हैं, ठीक है, 1 यूनिट के लिए बताते हैं। जैसे हमने किसी ने सब्जी का दाम पूछा तो हमने 1 किलो का दाम बताया है कि 24 रुपये किलो, 25-20 रुपये किलो। तो उसी तरीके से डिस्टेंस का रेट कोई पूछेगा कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसका रेट क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, पर आवर, मतलब 1 घंटे का, पर आवर का मतलब 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा तो आपने अगर बताया 70 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो गया कि आपने 1 घंटे में 70 किलोमीटर की रेट से ट्रैवल किया है। हर 1 घंटे में आप 70 किलोमीटर, पहले घंटे में 70, अगले फिर 70, मतलब 2 घंटे में आप 140 किलोमीटर चल गए। ये बताता है स्पीड, रेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो रेट जहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब है पर, नीचे टाइम हो गया, और मोशन को हम किस में नापेंगे, डिस्टेंस में नापेंगे, ठीक है। मोशन का जो आपका मेजरमेंट लिया जाएगा, डिस्टेंस लिया जाएगा, तो इसी को स्पीड बोलते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को हम लोग d से भी डिनोट कर सकते हैं, x से भी डिनोट कर सकते हैं, s से भी, किसी से भी कर सकते हैं, और टाइम को हम लोग t से। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s/t, ठीक है। या s हटा दो, थोड़ा लग रहा है कि स्पीड है, तो हम v इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, x/t, क्या कर देते हैं, x। ये जो x है आपका, ये डिस्टेंस है, ये जो v है ये आपकी स्पीड है, और ये जो t है ये आपका टाइम है। और ये टाइम कैसा है, पर यूनिट है, मतलब 1 घंटे का है या फिर 1 सेकेंड का है, ठीक है, यूनिट है। और ऊपर डिस्टेंस है, तो वही अगर इसको थोड़ा सा समझना हो तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैंने 2 आवर्स में मैं जो है 85 किलोमीटर्स ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड निकालने के लिए मुझको पता करना रहता है कि 1 घंटे में कितना मैंने डिस्टेंस है, वही स्पीड होती है, ठीक है। अभी जो है एवरेज स्पीड पढ़ोगे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्पीड पढ़ोगे, ठीक है, तो वो बात की चीज़। अभी के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये एवरेज स्पीड है। अभी एवरेज स्पीड भूल जाओ, अभी समझ लो स्पीड ही है। तो स्पीड निकालेंगे तो 1 घंटे का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो 1 घंटे का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर डिस्टेंस लेंगे 85 और नीचे टोटल कितने आवर हैं वो लेंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 42.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी स्पीड हो गई। 1 घंटे में उसने इतना किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरे घंटे में इतना और किया, तो टोटल उसने 2 घंटे में 85 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। ये तो डिस्टेंस है, और ये टाइम है, और ये स्पीड है, बस सिंपल। नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म होने के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो है स्पीड, इसको अभी के लिए मान लो वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या है, सेम है। जो अभी मैंने स्पीड समझाया वही वेलोसिटी है, अलग अलग है लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्या दोनों में डिफरेंस है, अभी एक ही है, समझ। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन मतलब है कि स्पीड को चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, अब ये अभी समझने वाली चीज़ है। एक्सेलरेशन जो है अभी के लिए आप समझ लो, जैसे बाइक चला रहे हो तो आप रेस देते हो ना गाड़ी को, जैसे पहले घर से निकले तो थोड़ा धीरे चला रहे हैं, फिर जैसे खुला सड़क मिल गया तो रेस करने लगे, तो उसी को बोलते हैं एक्सेलरेट कर दी गाड़ी मैंने, एक्सेलरेशन दे दिया उसको, स्पीड को चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो वही क्या होता है, स्पीड में जो चेंज कर रहे हैं उसी के रेट को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पीड में जो चेंज है उसके रेट को, रेट से मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन स्पीड, ठीक है, अपॉन में रेट का मतलब क्या है कि टाइम आ जाएगा, पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन स्पीड क्या, जो भी स्पीड में चेंज आएगा, मान लो पहले 20 पे चला रहे थे 40 पे पहुंच गए, तो 40 - 20, तो जो स्पीड चेंज इन स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में, तो आपकी
चेंज इन स्पीड भी आएगी किलोमीटर पर आवर में और टाइम आएगा सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। अच्छा ये यूनिट अभी करवा देता हूँ, करवा रहा हूँ। तो चेंज इन स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। या फिर अगर हम दूसरा लें एसआई वाला लें तो एसआई में स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बता रहा है 1 सेकेंड में उसने जो है कितना चेंज किया अपनी स्पीड को, कहाँ से कहाँ तक लेके पहुँच गया, कितना एक्सेलरेट वो कर पाया। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर, उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब ये चेंज अगर पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, और ये चेंज अगर नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। मतलब कभी तो मैं भगा रहा हूँ, मतलब गाड़ी चलाना शुरू, धीमा था, फिर खाली रोड मिला तेज़ कर दिया, फिर कहीं पे ट्रैफिक आ गया तो फिर धीमे करूँगा, तो उसमें भी तो चेंज ऑफ स्पीड होगा। मैं 40 पे चला रहा था या 60 पे चला रहा था, फिर मैंने कम कर दिया 20 पे चलाने लगा क्योंकि ट्रैफिक है, तो चेंज इन स्पीड हुआ, लेकिन नेगेटिव स्पीड में क्या है कमी की, घटोती की, तो उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, उसको रिटार्डेशन। मतलब आप जो रेस दे रहे थे उसको हमने कम कर लिया तो वो रिटार्डेशन है, और रेस बढ़ाना एक्सेलरेशन है। ठीक है, दोनों में स्पीड में चेंज हो रहा है, और इसी को जब हम मेज़र करते हैं तो पर यूनिट टाइम, मतलब 1 घंटे में मेज़र करेंगे, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, यूनिट टाइम में मेज़र करेंगे तो उसी को फिर एक्सेलरेशन बोलते हैं और रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया। अच्छा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनी मतलब एक, और फॉर्म मतलब उसका तरीका या सब, तो जो भी चेंज करने का तरीका है वो एक जैसा है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि क्या आप स्पीड बढ़ा रहे हो लेकिन एकदम से नहीं बढ़ा रहे हो, यूनिफॉर्मली बढ़ा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप निकले तो 20 से थे, बहुत तेज़ी से आपने 40 तक कर दी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करने लगे, 50 तक धीरे धीरे गए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन कर रहे हो, कभी ज़्यादा आपने रेस ऐड दिया, कभी धीरे से ऐडने लगे। ठीक, ये। और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसमें आप एक पैटर्न से क्या होते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, मतलब एक्चुअल में यूनिफॉर्म कर पाना प्रिसाइजली वो हम अपने मतलब रेस बाइक में नहीं दे सकते यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है मशीन्स वगैरह जो आपके खिलौने वगैरह आते हैं ना, उसमें हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे वो जो आता है एक खिलौने जिसमें पीछे ऐसे रस्सी खींचते हैं और भागता है, तो उसमें देखोगे जब खींचेंगे तो शुरू में वो कम स्पीड में, जैसे ही वो रबड़ आगे जाने वाली होती है तो स्पीड बढ़ चुकी होती है, तो वो जो स्पीड बढ़ती है एक रेट से बढ़ती है, यूनिफॉर्मली बढ़ती है। ठीक है, स्पीड, तो उसमें उस खिलौने में हो सकता है। हम लोग एज ह्यूमन क्या कर देंगे, ह्यूमन एरर इन्वॉल्व हो जाएगा, हाथ को कभी थोड़ा सा ज़्यादा ऐठा जाएगा, कभी कम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा मोशन जिसमें चेंज ऑफ स्पीड हो रहा है लेकिन एक यूनिफॉर्म फैशन में हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि इसको समझ लीजिए, जैसे कि बाइक जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अगले 2 मिनट बाद इसकी स्पीड बढ़ के हो गई 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 मिनट बाद ऐसे मैंने बढ़ाई स्पीड। ठीक है, अगले 2 मिनट बाद फिर इसकी स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले 2 मिनट बाद, अब मैं 2-2 मिनट का ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, आप 2 सेकंड का भी ले सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड का भी ले सकते हो, तो वो और बेटर है। जितना कम आप टाइम डिफरेंस रखोगे उतना वो स्मूथ यूनिफॉर्म होगा। तो मैं 2 मिनट का ले रहा हूँ, फिर 2 मिनट बाद 26 किलोमीटर पर आवर है। तो ये देखिए सेम टाइम डिफरेंस में, ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज है वो सेम हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ी, अगले 2 मिनट में फिर 2 किलोमीटर बढ़ी, अगले 2 मिनट में फिर 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड का राइज हो रहा है, मतलब एक समान तरीके से। ऐसा नहीं है कि पहले 2 मिनट में 22 यानी 2 बढ़ी, अगले 2 मिनट में वो 28 हो गई, 6 बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हर सेम टाइम इंटरवल में 2-2 मिनट सेम टाइम गैप में सेम अमाउंट ऑफ स्पीड जो है गेन हो रही है, तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और ये जो टाइम पीरियड इंटरवल है, ये जितना मिनिमम लोगे आप उतना ही यूनिफॉर्म जो है एग्जैक्टली प्रिसाइजली होगा।
जैसे कि क्या हो सकता है 2 मिनट में आप हर समय क्या है 22 तक पहुंच गए, 20 से 22 तक, लेकिन ये भी तो हो सकता है आपने जो 2 मिनट के बीच में जो एक्सेलरेशन किया है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। आपने कभी रेस ज़्यादा दे दिया तो एकदम से 21 में पहुंच गया और फिर 21 से 22 पहुंचने में उसने 1.5 मिनट लगा दिए, पहले आधे मिनट में ही वो 21 पहुंच गया और फिर अगले 1.5 मिनट में वो 21 से 22 पहुंचा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो जितना कम लेंगे आप सेकंड ले, अगर ये मैं एग्जांपल सेकंड ले लेता तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि हर पर यूनिट टाइम में उसने सेम जो है स्पीड जो है गेन की है। ठीक है, ये जो अभी मैंने आधा मिनट 1.5 मिनट जो बताया, अगर नहीं समझ में, थोड़ी कॉम्प्लेक्स ये चीज़ें हैं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा, जैसे 2 मिनट में, हर 2 मिनट में क्या हो रहा है 2 किलोमीटर गेन कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर हर 2 मिनट में उसने क्या कि पहले 2 किलोमीटर गेन किया होता है स्पीड, अगले 2 मिनट में 6, तो नॉन, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं भी आ रही है तो उसको स्किप करिए, उसके पीछे मत लगे रहिए कि ये नहीं समझ में आया, आगे मूव ऑन करिए। धीरे धीरे जब चैप्टर ख़त्म होने लगेगा तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये उसी की बात, फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी लाइन में मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, मतलब अपनी गति को धीरे धीरे स्पीड कर रहा है। जैसे मैं यहीं पे करके दिखा दूँ, ये देखिए, देखिए ये जो लाइन मैंने खींची यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ खींचने की कोशिश की, पहले मैं स्लो चला, फिर स्पीड बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे एकदम से ज़्यादा बढ़ा दी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हो तो नहीं पाया होगा क्योंकि ह्यूमन एरर है भाई। ठीक है, मशीन्स कर सकती हैं ऐसा यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन, हम लोगों से मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इस सेट, ऐसा अगर केस है तो इस सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, अगर ऐसा है तो कई सारी इक्वेशन बन सकती हैं, तो वो चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं। फाइनली, टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब चीज़ें क्या हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें हैं वो रिलेटिव है, ज़्यादातर चीज़ें, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है कोई चीज़। ठीक है, सब रिलेटिव है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे जो अभी हम लोग एक बात कर रहे थे एक ऑब्जेक्ट की, जो कि क्या है, जिसके मोशन को हम डिटेक्ट कर रहे थे एक पेड़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के। ठीक है, या फिर अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के। ठीक है, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है कि नहीं, तो ये क्या है, रिलेटिव चीज़ हो गई ना, किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व करना, वो रिलेटिव है। तो मोशन ऑब्जर्वेशन ही उसकी रिलेटिव हो रही है, तो मोशन क्या है, रिलेटिव ही ज़्यादातर केस में होगा। अब वो जो मोशन कर रहा है, वो जो स्पीड, जिस स्पीड में जा रहा है उसकी स्पीड भी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी स्पीड 0 है क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ, और वो जो है मोशन करके कहीं और पहुँच गया किसी स्पीड से, तो भले ही वो स्पीड लग रही हो उसकी अकेले की है, वो किसी से रिलेशन नहीं है उसका, लेकिन रिलेशन है उससे, मेरी स्पीड से रिलेशन है। मेरी 0 थी तब उसकी स्पीड लगी कि भाई जो है 15 मीटर पर सेकेंड थी, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अगर मैं भी चल रहा होता, ठीक है, मैं भी चल रहा होता और वो भी चल रहा होता, मैं मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता और वो मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता, तब भी मुझे पता चल जाता कि वो मोशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैं देखता कि टाइम इंटरवल में ऑब्जर्व करता कि मैं भी चल रहा हूँ वो भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद ऐसा हो रहा है कि जो पहले हमारे बीच डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अब बढ़ गया है। तो इसका मतलब उसने मोशन उसने भी किया, मैंने भी किया, लेकिन रिलेटिवली मोशन उसका मुझसे ज़्यादा था, इसीलिए हम लोगों की जो पोजीशन, जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो बढ़ गई अल्टीमेटली। मेरी स्पीड कम थी, रिलेटिव स्पीड मेरी उससे, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसके, तो माइनस कर देंगे 30 - 2 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हर सेकेंड में वो इससे कितना दूर पहुंच जाएगा, 28 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे बात की गई है
रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन की और रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड की, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी अभी हम एक ही मान के चल रहे हैं आगे, ठीक है। इन आवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अच्छा, अभी हो सकता है टाइम लग रहा हो लेक्चर में, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पे जल्दी से मूव ऑन कर जाएंगे, तो टाइम की बचत होगी, ठीक। इन आवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें जो भी हम ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करेंगे उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है। क्यों मानेंगे वो समझ लो। जैसे कोई कार ही है, कार कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़े ना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जब भी हम इसमें बनाएंगे तो एक पॉइंट से डिनोट करेंगे। एक कार को किससे डिनोट कर दिया? पॉइंट। कार क्या एक पॉइंट के बराबर है? नहीं, कार तो बड़ी है, आप भी बड़े हो, कोई और एनिमल मोशन कर रहा है वो भी बड़ा है, सब बड़े हैं, लेकिन सबको हम मानेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट? क्योंकि वो जो मोशन हम इसमें पढ़ेंगे वो मोशन जो है, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो उनके साइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस डिस्टेंस कवरिंग में या उस मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, पता नहीं कार है कि रॉकेट है क्या है, इसका ये कार ने यहाँ से पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये क्या है, वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में, तो हम इसको क्या मानेंगे? पॉइंट ही मानेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं लेंगे कि ये जो है इसका आगे वाला जो हिस्सा है उसने 1 किलोमीटर यहाँ पे ख़त्म किया, इसके पीछे वाला हिस्सा है उसने 1 किलोमीटर यहाँ पे, ऐसे नहीं नापेंगे। हम क्या मानेंगे? यहीं से नापेंगे 1 किलोमीटर और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम पॉइंट ही मान सकते हैं। इसके साइज से, इस लेंथ से, जो इसकी लंबाई है उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1 किलोमीटर की लेंथ और इसकी लेंथ से मान लीजिए कितना बड़ा कोई कार होगा, बोलेरो, कितना उसकी लेंथ होगी आगे से पीछे तक, मान लेते हैं 8 फुट की होगी मे बी, ठीक है। 8 फुट मतलब 8 3 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर की होगी, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी ये 24 नहीं, सॉरी ये 24 नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3 एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 3, क्योंकि एक जो 3 फुट होते हैं उसमें 3.25 फुट, उसमें 1 मीटर होता है, तो लगभग 8 फुट में कितने हो जाएंगे आपके 2-2.5 मीटर हो जाएंगे, तो मैं मान लेता हूँ 3 मीटर। 3 मीटर लेंथ है, यानी 300 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, ठीक है, 300 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई है, ठीक है, 300 सेंटीमीटर की लंबाई है, या मीटर ही ले लेते हैं, 3 मीटर है, 300 को छोड़ो, अब समझ में आ जाएगा, 3 मीटर और इसको मीटर में चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1000 मीटर और 3 मीटर, इनमें क्या है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। 1000 मीटर में 3 मीटर अगर जोड़ भी दें, 1000 3 मीटर कर दे तो कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए ये 3 मीटर की लेंथ को हम इग्नोर कर देंगे, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। और वो जो 3 मीटर की लेंथ है उसको हम 0 मान लेंगे कि 0 उसकी लेंथ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंट बन जाएगा तो 0 उसकी कोई लंबाई चौड़ाई होगी नहीं, लंबाई चौड़ाई हो चाहिए, वो तो पॉइंट है एक, ठीक है। तो वो 3 मीटर कहाँ गया? तेल बेचने। क्यों? क्योंकि इस ये जो इतनी बड़ी डिस्टेंस है उसमें 3 मीटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए हम चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में जब भी पढ़ेंगे तो हम क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम मोशन जो करवाएंगे वो ये कार जो है ऐसे खड़ी हुई है और कार को हमने थोड़ा सा ऐसे ढकेल दिया, ठीक है, 2-3 बंदों ने ऐसे ढकेल दिया और कार जो है अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के इतनी आगे बढ़, इतना सा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, हम क्या करें, बड़ी डिस्टेंस पे पढ़ाई करेंगे तो इसीलिए उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर ऐसा रहता, इतना सा वो मोशन करती, तब हम क्या कर सकते थे, हाँ भाई, तब हमको उसको लेंथ को पकड़ना पड़ता, लेंथ को देखना पड़ता कितना लंबा है, और उसने तब हमको ऑब्जर्व करना पड़ता वो चीज़ भी, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लेट से वर्टिकल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे कि आपका स्टंप है, ठीक है, क्रिकेट का स्टंप ये है, ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे ये फिटेड है क्रिकेट का स्टम्प। अब इसको जब मैं इसमें मोशन कर, इसको मैंने धक्का दिया ऐसे करके, इसको हॉरिजॉन्टली गिरा दिया, तो क्या आ जाएगा, इधर ऐसे करके गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इधर के जो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है उसने ये इतना मोशन किया, ये जो हिस्सा है उसने और कम मोशन किया, इतना ही किया, ये वाला जो पार्ट है उसने इतना ही मोशन किया, और ये वाला पार्ट को बहुत कम मोशन करना पड़ा, इतना ही मोशन करना पड़ा। तो इसमें क्या हो जा रहा है, सब सारे पार्ट्स का अलग अलग मोशन हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो है हमको ऑब्जेक्ट की लेंथ को मतलब उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये जो है आगे वाला हिस्सा 1000 मीटर चलेगा तो पीछे वाला हिस्सा भी क्या है 1000 मीटर चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा दोनों के डिस्टेंस कवरिंग में, लेकिन यहाँ पे आएगा। तो अगर छोटी लेंथ में मोशन हो रहा है, छोटी मतलब छोटा सा मोशन, किसी को धक्का मार दिया, किसी चीज़ को गिरा दिया, तो उसमें आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, उसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो उसमें जो भी कितनी भी बड़ी चीज़ हो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही आप कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई आसान हो सके, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा मैंने कोशिश की, अब समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आ जाएगा आगे चैप्टर में, आगे बढ़ते बढ़ते आ जाएगा, ठीक है। दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस, ठीक है। ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, अब इस लाइन से मैं समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। दिस अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रॉक्स कर दिया उसकी लेंथ को, जितनी लेंथ थी उसको एक पॉइंट बना, जीरो कर दी उसकी लेंथ, जो भी ऑब्जेक्ट था। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि एज फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो बात है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज की का कंपैरिजन अगर किया जाए, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ऑब्जेक्ट का साइज उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। जैसे 1000 मीटर के रेस्पेक्ट में 3 मीटर की लेंथ उसकी बहुत कम है, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। इसीलिए हम उसको पॉइंट मान लेंगे। 3 मीटर से क्या फ़र्क आ जाएगा कि उसका आगे वाला पार्ट 3 मीटर आगे और पीछे वाला इधर ही है, वो 1003 मीटर पे खड़ा है आगे वाला, और जो पीछे वाला पार्ट है वो 1000 मीटर पे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा 3 मीटर से। तो हम मान लेंगे पूरे के पूरे उसके पार्ट्स ने 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमने पॉइंट मान लिया उसको। समझ में आ गई होगी चीज़, आई होप। अच्छा, देन द much smaller than the distance, it moves in a reasonable duration of time। वही चीज़ है, उसको आगे बताया कि रीजनेबल ड्यूरेशन में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो हम बोलेंगे सारे पार्ट्स ने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। हम ये नहीं बोलेंगे आगे वाला हिस्सा 1003 मीटर पर पहुंच गया और पीछे वाला 1000 मीटर पर पहुंचा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। उसकी लेंथ को हम कंसिडर नहीं करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने मान लिया। इन ए गुड नंबर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसके साइज के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कंपेयर किया जाए। इन ए गुड नंबर ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेग्लेक्टेड। इन ए गुड नंबर सिचुएशन इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। बिल्कुल हम बोल ही रहे हैं कि उसको कंसिडर नहीं करना है, आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बोला है रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशन में साइज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। दे कैन बी कंसिडर एज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट मच एरर, कोई ज़्यादा उसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो एरर आएगा भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 मीटर का एरर आ रहा है कि भाई आगे वाले से 3 मीटर ज़्यादा ट्रेवल कर लिया है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इन काइनेमेटिक्स, जैसे काइनेमेटिक्स समझ लो, काइनेमेटिक्स क्या है, जैसे फिजिक्स जो है हमारी, उसकी कई सारी ब्रांच हैं, ठीक है। तो उसमें एक ब्रांच है जिसको आपका बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में हम मोशन से रिलेटेड फिजिक्स को पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स के भी कई सारे पार्ट हैं, उसमें भी एक पार्ट आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके और भी जो टर्म्स है, स्पीड,
ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोशन के रीज़न के बारे में नहीं पढ़ते कि मोशन क्यों हो रहा है, उस पर क्या फोर्स लगा है कि उसने मोशन किया है। ठीक है, उस पे बारे में नहीं पढ़ते, खाली मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स किससे बन रहा है? मैकेनिक्स तो बन रहा है, मैकेनिक्स में आ रहा है, मैकेनिक से बना हुआ है ना, मैकेनिक। तो मैकेनिक मतलब मैकेनिकल चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें मोशन करेंगी, तो इसलिए वो मोशन की पढ़ाई उसमें हो रही है। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स बना है काइनेटिक एनर्जी से, काइनेमेटिक मतलब काइनेटिक वर्ड कहीं पे आ गया तो उसमें गति से संबंधित हुआ है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में गति की बात हो रही है, उसके अलग अलग पहलुओं पे बात हो रही है कि गति किस स्पीड से हुई, कितना एक्सेलरेशन था। ठीक है, इन सब चीज़ों पर वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन। अच्छा, बताया भी गया है क्या चीज़ है। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन के कारणों, रीज़न के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, स्टडी करना है, मोशन को डिस्क्राइब करने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कॉज के बारे में नहीं पढ़ना। व्हाट कॉजेज मोशन डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 4। अच्छा, व्हाट कॉजेज मोशन डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में हम कॉजेज़ के बारे में भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है, पढ़ेंगे। भले ही काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि पढ़ेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 4। ठीक है, तो ये लाइन को स्किप करते हैं, ये समझ में नहीं आया। चैप्टर 4 में कुछ दिया है शायद। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, मतलब ये मोशन से रिलेटेड कुछ नहीं है, आगे के सिलेबस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं टाइम क्या हो गया। अच्छा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एक पेज हमने कवर किया है, ऐसे 14 पेज है, तो मतलब 14 पेज है, ऐसा नहीं है कि 14 घंटे लग जाएंगे इस चैप्टर कंप्लीट होने में। आगे की चीज़ें बहुत ही स्पीड से करवाई जाएंगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा पहला दिन था, मतलब स्टार्टिंग था, तो चीज़ों को समझाना पड़ा थोड़ा डिटेल में। आगे चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गुड नाइट। Hard to breathe, but that's alright. Hush.